अबसार आलम ने अपने शो में फैसल वाडा से कहा कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता था और फैसल वाडा के गले में इस्टेब्लिशमेंट बोलती है। मैं जाहिर एस्टेब्लिशमेंट से सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन आप बड़े फख्र से ये बात कहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। परसेप्शन है कि आपके गले में एस्टेब्लिशमेंट बोलती है, जैसे मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता था। मगर अबसार आलम ने ये नहीं बताया कि इसके गले में कौन बोलता है। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि ये तो खुद इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा टाउट है जो अंडर कवर है, लेकिन ये अलग बात है कि बच्चा बच्चा इसके कवर को जानता है, क्योंकि इंसान के कटूत ही इसका भेद बता देते हैं। जिस तरह फैसल वाडा के बारे में हर कोई जानता है कि वो किसकी जुबान बोलता है, अबसार आलम के मालिकान आजकल कंपनी के साथ हैं, वरना इसकी इतनी औकात के जो ये अस्करी तर्जुमान से ऐसे बात करे। वक्त अच्छा चल रहा है, जब बुरा वक्त आएगा हम अबसार आलम से ऐसे सवालात का इंतजार करेंगे। अपोजिशन ये है कि एक टोड दूसरे टोड के सामने बैठकर उसके साथ मस्करियां कर रहा है। अब दोनों एक दूसरे के सामने जीम भी रहे हैं, दोनों को हकीकत का इल्म भी है और दोनों एक दूसरे के हाल से भी वाकिफ हैं। अब दोनों तो खुलकर बोल नहीं रहे, मगर दुनिया बोल रही है और दुनिया खुलकर दोनों पर लांतनकारी है। फैसल वाडा जैसे डीठ और बेशरम लोग भी कम ही देखने में मिलते हैं। कई लोगों को अपने रुतबे का ख्याल होता है या कम से कम इस बात का लिहाज होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर उनकी हकीकत लोगों के सामने खुल गई। मगर ये डीठ इंसान इतना बेशरम है कि खुलेआम कहता फिरता है ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और इस बात पर फख्र भी करता है। और ये मीडिया पर्सन भी इतने बेशरम होते हैं कि खुलेआम इस तरह के सवालात करते हैं। हो सकता है ये इस मामले को नॉर्मलाइज करना चाहते हों कि इस्टेब्लिशमेंट का बंदा होना कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि एक वक्त था जब सियासतदान अवाम से डरते थे कि कहीं इनका ये राज न खुल जाए और इस राज को खुलने से इन्हें अपनी बेइज्जती का डर होता था। मगर ये दौर भी आना था जब फैसल वाडा जैसे थींदे शर्मिंदे लोग आम हो गए हैं, जिन्हें ना कोई शर्म है ना कोई हिया है। खुलेआम इतराफ करते हैं कि हमें तो इस्टेब्लिशमेंट ने गोद में लिया हुआ है, हमारे मुंह में जुबान भी उनकी है। फैसल वाडा हर दूसरे टॉक शो में बढ़ चढ़कर पेशन गोइयां कर रहा होता है। ये दरअसल पेशन गोइयां नहीं होती, बल्कि ये मुस्तकबिल के इरादे होते हैं जो फैसल वाडा के मुंह से कहलवाए जाते हैं। कुछ धमकियां भी होती हैं और ये सब करते हुए वाडा और इस जैसों पर लोग थूकने लगते हैं, क्योंकि एक सियासतदान को एक आजाद इंसान होना चाहिए। जो किसी का कठपुतली हो वो सियासतदान नहीं हो सकता, वो टाउट हो सकता है। इसी तरह जो सहाफी अपने कलम का हक अदा ना कर सकता हो और कठपुतली बनकर दूसरों की तर्जुमानी करता हो, वो सहाफी कहलाने के लायक नहीं। कुछ कठपुतलियां आसमा शिराजी और सुहेल वड़ाई जैसी होती हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को और कभी कभार अवाम को भी इनकी मर्जी के फैसले करने के लिए अपने कालम्स और तजजियों के जरिए उकसाते हैं। लिहाजा अब पाकिस्तान में सियासत, सियासतदान, सहाफी और सहाफत सब रेंट पर दस्तयाब है। अब कठपुतलियां प्राइम टाइम टॉक शो में बैठकर एतराफ करती हैं कि वो किसकी मिल्कियत है। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है और इस अवाम का भी। अवाम के साथ गदो जैसा सलूक हो रहा है। इस मुल्क के अवाम हैं जो मुसलसल खसारे का शिकार हैं। बाकी इस मुल्क के सियासतदान और इनके नवाजे हुए अशराफिया और सरकारी मुलाजिम सब ऐश की जिंदगी गुजारे हैं। फैसल वाडा जैसे इनके सहूलतकार बने हुए हैं। ये जो महंगी बिजली के कारखाने लगे हैं और आज अवाम चीख रही है, ये नून लीग की 2013 से लेकर 2018 तक की कारस्तानी है। जो मुल्क में अंधेरे मिटाने के तराने पर आए थे, उन्होंने इतने महंगे मंसूबे लगाए कि एक कंपनी एक भी यूनिट बिजली बनाए बगैर माहाना 1000 करोड़ रुपए ले रही है। ये सब इन्हीं का किया दरा है। ये तो सिर्फ बिजली की बात हो रही है, वरना इनके जराइम की फेरिस्त बहुत तवील है। नवाज शरीफ के दौर में एक्सपोर्ट्स आदि रह गई थी, इम्पोर्ट्स रोककर और डॉलर फेंक कर इसने डॉलर का रेट रोके रखा, महंगाई ऊपर नहीं जाने दी, इम्पोर्ट का बिल कम कर दिया, लेकिन एक्सपोर्ट्स को तबाह करके रख दिया, क्योंकि इसके पेश नजर अपने 5 साल थे। ये ताजर हैं और ताजरों को इस मुल्क को लूटने का हक किसने दिया? कायदे आजम ठीक फरमाते थे कि मुल्क कभी किसी ताजर के हवाले ना करो, वो मुल्क नहीं संभालेगा, अपना कारोबार बढ़ाएगा। फैसल वाडा इन चोरों लुटेरों की सहूलतकारी कर रहा है। 2022 में एक चलती हुकूमत के खिलाफ में एतमाद नामी ड्रामा करके मुल्क की तबाही की गई। चलते टायर में डंडा देकर सब कुछ बर्बाद किया, जबकि मुल्क में बहरान नहीं था, इस्तेहकाम आ रहा था। जब मुल्क में सनतें तरक्की कारी थी, माइशत को इस्तेहकाम मिल रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, मुल्क 6.5% से तरक्की कर रहा था। माशी बदहाली, तबाही, बर्बादी, महंगाई के 77 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए। वाडा जैसे इस तबाही के लाने वालों के सहूलतकार बन गए। 2013 से 17 तक जो माइशत के साथ इसहाक डार ने खिलवाड़ किया, मसनूई तरीके से जालसाजियां करके डॉलर कंट्रोल किया, पूरी माइशत को मसनूई तौर पर हैंडल किया। आलमी इदारों ने भी इसकी निशानदेही की। खुद नून लीग के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने 2017 में असल माशी सूरत हाल से आगाह किया और एतराफ किया कि माइशत की जड़ों तक को नुकसान पहुंचाकर इसहाक डार फ्रॉडिया। जब लंदन भागा था, पाकिस्तान संगीन माशी गर्दाब में फंस चुका था, पूरी माइशत कर्ज पर चल रही थी। झूठे अदादोशुमार से इसहाक डार ने आलमी इदारों को भी गुमराह करने की कोशिश की। इमरान खान हुकूमत बड़ी मुश्किल से 4 साल मेहनत के बाद माशियत में इस्तेहकाम लाई थी, लेकिन फिर अदम एतमाद नामी ड्रामा करवाकर सब कुछ उजाड़ दिया चंद लोगों ने। इसके बाद से पाकिस्तान तनज़ली की सारी हदें पार करता चला जा रहा है। इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने खान के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होता देखकर उनका साथ छोड़ दिया, जिनमें सबसे घटिया नाम इस वाडा का है। अरशद शरीफ के कत्ल को भी पीटीआई और इमरान खान पर डालने की कोशिश की और इस सिलसिले में एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, मगर खान का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उल्टा वाडा और इसके हैंडलर्स खुद ही अवामी नफरत का शिकार हो गए हैं। जैसे ट्रंप को गोली मारने वालों ने बाइडन को इलेक्शन से पारी करवा दिया, ऐसे ही खान को
को जेल में रखने वालों ने पूरा मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी तौर पर तबाह कर दिया। इस बार 14 अगस्त पर इन मनूसों की शक्ल देखना पड़ेगी। इस कौम के बच्चे भी इस बार 14 अगस्त को दिल दिल पाकिस्तान कहने की बजाय बिल बिल पाकिस्तान गाएंगे। नवाज शरीफ और इसके पूरे टब्बर पे लानतें पाएंगे जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचा दिया है। फैसल वाडा जैसे लोगों का हाल खाली शापर में भरी हुई हवा जैसा है। इन लोगों के पास हो सकता है बहुत सारी दौलत हो और जिंदगी की सारी आसाइशें हो, मगर इज्जत बस उस शापर में भरी हुई हवा जैसी है। पता नहीं ये लोग आईना भी कैसे देखते होंगे, आईने से नजरें भी कैसे मिलाते होंगे। ऐसे कौन से जुर्म इनसे सरजद हुए हैं जो ये अपनी अना खुद मुख्तारी सब कुछ बेच कर खा गए हैं। इन लोगों ने मिलकर खान को जिंदा में कैद कर रखा है। खान को तकलीफ देकर ये खुद आराम सुकून से जिंदगी गुजारे हैं, मगर ये आराम सुकून आर्जी है। फैसल वाडा की क्या बात है, वो वार्ड का ग्रुप में शामिल फिरौनियत के नशे में भूल गया कि तमाम ताकत तमाम तारीफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। और वो रब अपने बंदे को जिंदा में भी अकेला नहीं छोड़ता। वो अकेला है जिसने काफरों के मुकाबले में अपने बंदे की मदद की और वो लाशरीक है। वो खान को भी इनकी साजिशों से बचा लेगा। इसके साथ बहुत बुरी होनी है, इसको पता नहीं है अभी। फैसल वाडा फालतू में तर्जुमान बना है। इनकी बातों को सीरियस कोई नहीं लेता। लगता है इनके तो घर वाले भी इन्हें सीरियस नहीं लेते होंगे। इनके बच्चे जब इन्हें समझेंगे उस वक्त उनके सर शर्म से झुक जाएंगे। कोई वाडा को जाकर बताए कि पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें देने का फैसला किया है। इसने बड़े गुरूर से कहा था कि सीटें पीटीआई को नहीं मिलेंगी। इस बेचारे को तो अब कोई इंसान ही नहीं समझता। वो तो टाउट है, जो हुक्म आ जाते हैं वही कह देते हैं। ये इतना बड़ा खच्चर है कि ये एक बार फिर पेशन गोई कर रहा है, बल्कि पेश गोई नहीं, जो अल्फाज इसके मुंह में डाले गए हैं वही दोहरा रहा है। आखिर इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से कोई सरप्राइज नहीं मिला है। मखसूस नशिस्तें दरमियान में ही लटकी रहेंगी, ना इधर जाएंगी ना उधर जाएंगी। जैसे ये खुद दरमियान में लटका हुआ है, जो ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। इसे सारे अपने जैसे दरमियान में लटके हुए ही दिखाई देते हैं। ये खच्चरों का रिश्तेदार बात ऐसे करता है जैसे पाकिस्तान इसके नाम मालूम अब्बा का है। ये बेशरम पहले कहता था कि मखसूस नशिस्तें कहीं नहीं जा रही और अब बकवास कर रहा है कि नशिस्तें किसी को नहीं मिलेंगी। फैसल वाडा बकवास करते हैं कि पीटीआई को 1971 वाली ट्वीट पर अब कोई माफी नहीं मिलनी। नून लीग ने अभी फरमाइश की थी कि जनरल अयूब की लाश कब्र से निकालकर आर्टिकल 6 लगाकर लटकाएं। ये खच्चरों के सरदार आज जनरल यहिया के वकील बन रहे हैं, जबकि बात तो सिर्फ वोट चोरी की हो रही है। फैसल वाडा साहब की ख्वाहिशात इंशाल्लाह अधूरी ही रह जाएंगी। फैसल वाडा एक टाउट है और ये बात इसने इतनी बार साबित की है जितनी मर्तबा ये टीवी पर नमूदार होता है। हामिद मीर ने हत्ता के इस टाउट से पूछ लिया है कि आपको इलेक्शन से बहुत पहले पता था कि बैलेट पेपर पर बल्लेक का इंतखाबी निशान नहीं होगा। आपको पहले ही पता है कि इमरान खान को जितनी भी जमानतें मिल जाएं वो जेल से बाहर नहीं आएंगे, तो आपको ये सब कुछ पहले ही कैसे पता होता है? हामिद मीर साहब, ये भी कोई पूछने की बात है? सार आलम की तरह डायरेक्ट इससे पूछा करें कि इस बार इस्टेब्लिशमेंट ने आपके मुंह में कौन सी कहानी डालकर भेजी है, वो फखर से बता देंगे, क्योंकि हर धर्म लोग ऐसे ही होते हैं। फैसल वाडा की हैसियत इस वक्त आवारा कुत्ते जैसी है। हालांकि कुत्ता वफादार जानवर है। एक धोखेबाज और बिके हुए इंसान को कुत्ता कहकर कुत्ते की तौहीन नहीं करनी चाहिए। इसकी कोई पार्टी नहीं, इसका पता करना चाहिए कि ये कहां से सेनेटर बना है। इसको सेनेटर सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि इसे जिधर हुक्म होगा वो उधर ही भौंकेगा। वैसे फैसल वाडा से पूछना चाहिए था आसिफ जरदारी के अलावा इसके और कितने बाप हैं, क्योंकि ये तो वक्त पड़ने पर सबको बाप बना लेता है और फिर खुलकर एतराब भी करता है। इसको इमरान खान का नाम लेकर खबरों में रहने का चस्का पड़ चुका है बस, और इसके पल्ले कुछ नहीं है। इमरान खान भी बाहर आएगा और तहरीक इंसाफ भी रहेगी। अलबत्ता वाडा जैसे डग नस्ल के आवारा इधर उधर फिरते रहते हैं, फिर एक दिन इनको कारपोरेशन वाले उठाकर ले जाते हैं। फैसल वाडा को खान साहब से भला तकलीफ क्या थी? वो खुद अपनी जुबानी बताते हैं कि मैं बनी गाला बैठा होता था, मुझे भूख महसूस होती तो खान साहब मुझे शेरू के बिस्किट खाने के लिए दे देते, जबकि खान साहब किसी को कुछ नहीं देते, बस इसीलिए मैं बिस्किट खा लेता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।